गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो बच्चे, मेरे साथ साथ ना लॉ का अपना जो कोर्स है वो जरा लिखना शुरू करो। आपके कौन कौन से एक्ट्स हमें पढ़ने हैं लॉ में, वो लिखना शुरू करो। बेटा आपके पास ना टोटल आपके कोर्स में 5 एक्ट्स हैं। फर्स्ट है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, साथ साथ लिख लेना बेटा। सेकंड है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। थर्ड है आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932। थर्ड है आपका पार्टनरशिप एक्ट 1932। और फोर्थ है आपका लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। और बच्चे आपका फिफ्थ एक्ट और लास्ट एक्ट है आपका कंपनीज एक्ट 2013। तो बेटा आपके कोर्स में ना टोटल ये 5 एक्ट्स आपके कोर्स में हैं जो हमें पढ़ने हैं। जल्दी से बेटा कॉपी कर लो। तो कितने एक्ट्स आपके कोर्स में है? ये 5 एक्ट्स आपके कोर्स में है, ठीक है। और याद रखना लॉ का जो पेपर है दैट विल बी ऑफ 60 मार्क्स। तो 60 मार्क्स के लिए आपको ये 5 एक्ट्स आपको क्या करने हैं बेटा? कवर करने हैं, ठीक है। लिख लो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, पार्टनरशिप एक्ट 1932, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 एंड कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है बेटा, लिख लिया सबने? चलो शुरू करेंगे बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के साथ। मोस्ट लेंदी और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू करेंगे। चलो करें शुरू। देखो अच्छा बच्चे, आज एक काम करना आप लोग, नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चैप्टर 1 का मैं लिंक डाल रहा हूँ। उस लिंक पे जाके ना ये चैप्टर आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बाकी जब आपकी क्लासेस फेस टू फेस क्लासेस आपकी रिज्यूम होंगी तब मैं आपको इसके प्रिंट आउट्स वगैरह मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। चलो आ जाओ बच्चे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बेटा पहली बात पता है इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर? ये एक्ट आया कब था? तो लिखना यहां मेरे साथ साथ, जो जो मैं लिखवाऊंगा ना वो सब आपको रजिस्टर्स में लिखना है। दिस एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872। याद रखना ये एक्ट कब आया था? 1 सितंबर 1872 को ये एक्ट आया था। और एक बात और, इस एक्ट के प्रोविजंस पूरे इंडिया पे क्या करेंगे? अप्लाई। तो दिस एक्ट विल अप्लाई टू होल ऑफ इंडिया। तो इस एक्ट के प्रोविजंस बेटा पूरे इंडिया पे क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। फिलहाल ये दो छोटी छोटी बातें कॉपी करो, फिर मेन बात शुरू करते हैं आपकी। कॉपी कर लो। ये एक्ट कौन सी डेट से लागू हुआ था? 1 सितंबर 1872 से। मतलब इस एक्ट के जितने भी प्रोविजंस हैं वो कौन सी डेट से एप्लीकेबल हुए?
1 सितंबर 1872 से वो एप्लीकेबल हुए और ये एक्ट पूरे इंडिया पे अप्लाई करता है। ठीक है, ये एक्ट आपका पूरे इंडिया पे क्या करेगा, अप्लाई। चलो बेटा, अब ना बेटा हम स्टार्टिंग में अभी दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों का हम डिस्कशन करेंगे। एक है अग्रीमेंट और एक है कॉन्ट्रैक्ट। ये दो टर्म्स ऐसी हैं जो पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आएंगी। तो चलो आओ बेटा डिफरेंस देखते हैं कि अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। मेरे साथ साथ ना मैं एग्जांपल से कराऊंगा आपको, तो पूरा एग्जांपल कॉपी करोगे मेरे साथ साथ। चलो आओ बेटा, अज्यूम करो दो लोग हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। ठीक है, पता है मिस्टर ए के पास ना एक कार है जिसकी वो क्या करना चाहता है, सेल करना चाहता है। कॉपी करना साथ साथ। मिस्टर ए के पास एक कार है जिसकी वो क्या करना चाहता है, सेल। तो उसने क्या करा, उसने क्या करा, मिस्टर बी को मिस्टर बी को एक ऑफर दिया। ऑफर यानी प्रपोजल, एक प्रपोजल दिया। विल यू परचेज माय कार फॉर ₹5 लाख। क्या तुम मेरी कार 5 लाख रुपए की खरीदना पसंद करोगे क्या? ये ऑफर, ये ऑफर किसने किसको दिया है? मिस्टर ए ने मिस्टर बी को दिया है। अब सुनो, बी दो काम कर सकता है। या तो वो ए के इस ऑफर को क्या कर ले, एक्सेप्ट, या वो ए के इस ऑफर को क्या कर दे, रिजेक्ट। तो सपोज सपोज बी ने ए का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। बी ने ए का ऑफर क्या कर लिया, एक्सेप्ट, और उसने कहा यस आई विल परचेज योर कार फॉर 5 लाख। यस आई विल परचेज योर कार फॉर ₹5 लाख। तो बी ने ए के ऑफर को क्या कर लिया बेटा, एक्सेप्ट। अब आप ना एक बात नोटिस करो, यहां पर ना ए ने बताओ बी को क्या दिया है, ए ने बी को क्या दिया है, ऑफर, और बी ने ए को इस ऑफर की क्या दी है, एक्सेप्टेंस। तो बताओ, ए ने बी को ऑफर दिया और बी ने ए को उस ऑफर की क्या दी, एक्सेप्टेंस। ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलके कहलाता है अग्रीमेंट। जब एक पार्टी ऑफर देती है और दूसरी पार्टी उसके ऑफर को एक्सेप्ट करती है तो उसे कहा जाता है अग्रीमेंट। बात पहले बताओ, समझ आई? तो दो चीजों से मिलके अग्रीमेंट बनता है। एक पार्टी ऑफर दे रही है, दूसरी पार्टी ऑफर को एक्सेप्ट कर रही है, तो ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलके क्या बनता है बेटा, आपका अग्रीमेंट बनता है। ठीक है, अब मेरी ना बात सुनना, अभी काम खत्म नहीं हुआ। ठीक है, अग्रीमेंट समझ आया आपको? जब एक पार्टी ऑफर देती है, दूसरी पार्टी उसके ऑफर को एक्सेप्ट करती है, तब जाके दोनों के बीच में क्या बनता है बेटा, अग्रीमेंट बनता है। अब ना मैं अग्रीमेंट को ही दूसरे शब्दों में, देखो मैं कैसे कहूंगा, ध्यान से सुनना, दूसरे वर्ड्स में। बेटा एक एक चीज ना मेरे साथ लिखनी है, आपने, आपको बड़ी काम आएगी है। सुनो,
पता है, अगर आप एक बात नोटिस करो तो मिस्टर दोनों पार्टीज ने ना, सुनो, दोनों पार्टीज ने एक दूसरे से कुछ प्रॉमिसेस करे हैं। दोनों पार्टीज ने एक दूसरे से, बताओ बेटा क्या करे हैं, कुछ प्रॉमिसेस करे हैं। तो पहले अगर हम बात करें ए की, तो ए ने बी से कुछ प्रॉमिस किया है। कोई बताएगा ए ने बी से क्या प्रॉमिस करा है? कि वो अपनी कार बी को बेचेगा 5 लाख रुपए की। तो ए ने बी से प्रॉमिस किया है टू सेल द कार फॉर ₹5 लाख। ये किसका प्रॉमिस है? ये ए का प्रॉमिस है। ये प्रॉमिस ए ने किससे किया है, बताओ बेटा? बी से। ये प्रॉमिस ए ने किससे किया है? बी से। क्लियर? अब मुझे एक बात और बताओ, एक प्रॉमिस बी ने भी तो करा है ए से, क्या? कि वो ए की कार खरीदेगा कितने रुपए की? 5 लाख की। तो एक प्रॉमिस बी ने भी करा है ए से। क्या प्रॉमिस है? टू परचेज द कार, टू परचेज द कार फॉर ₹5 लाख, टू परचेज द कार फॉर ₹5 लाख। तो बेसिकली देखा जाए ना, तो दोनों पार्टीज ने एक दूसरे से कुछ ना कुछ प्रोमिसेस करे हैं। और एक बात याद रखना, व्हेन, सुनो, व्हेन टू promises are exchanged for each other, it is known as an agreement। जब दो promises एक दूसरे के बदले एक्सचेंज करे जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? अग्रीमेंट। तो मेरे को बताओ मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं एक प्रॉमिस के बदले जब दूसरा प्रॉमिस दिया जाता है, when one promise is exchanged for another promise, then it is known as an agreement। तब वो बेटा क्या बनता है? आपका अग्रीमेंट बनता है। बात समझ आई सबको? तो याद रखना, when टू promises, जब दो पार्टीज अपने अपने प्रोमिसेस को एक्सचेंज करती हैं, तो दो प्रोमिसेस मिलके क्या बनता है बेटा? अग्रीमेंट। बस बच्चे पता है फर्क क्या आ जाता है? फर्क इतना आ जाता है कि ए के प्रॉमिस को हम नाम ऑफर देते हैं और बी के प्रॉमिस को हम नाम बेटा एक्सेप्टेंस देते हैं। इतना सा डिफरेंस है बस। तो याद रखना, व्हेन टू promises are exchanged for each other, then it becomes an agreement। तो मेरे प्रॉमिस के बदले अगर आप अपना प्रॉमिस मुझे देते हो, then it becomes an agreement। मैंने आपसे प्रॉमिस करा कि मैं आपको सीए फाउंडेशन की कोचिंग पढ़ाऊंगा। आपने प्रॉमिस करा कि आप मुझे फीस दोगे, तो मेरे प्रॉमिस के बदले आपने जो प्रॉमिस दिया है, ठीक है, दो प्रोमिसेस मिलके क्या बनता है? अग्रीमेंट। व्हेन वन प्रॉमिस इज एक्सचेंज्ड फॉर अनदर प्रॉमिस, इट बिकम्स एन अग्रीमेंट। मेरे प्रॉमिस को नाम ऑफर दोगे, आपके प्रॉमिस को नाम मैं एक्सेप्टेंस दूंगा। बात समझ आई बेटा सबको? ये बताओ आपका क्या हो गया अग्रीमेंट का केस। अब सुनो, अब अगली हमें बात करनी है फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अब ये देखना जरा, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। पहले लिख लो फिर मैं आपको समझाता हूं। अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। लिखो पहले फिर मैं आपको समझाता हूं।
agreement plus enforceable by law is known as contract. चलो लिख लो पहले, फिर बेटा आपको समझाता हूं मैं. यहां तक सारा कॉपी कर लो, सारा कॉपी कर लो, फिर हम करते हैं आगे. चलो बच्चे पढ़े आगे. देखो, पता है बेटा, ध्यान से सुननी है मेरी बात. पता है, कोई भी अग्रीमेंट, कोई भी अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? सुनो, कोई भी अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है, या मैं बोलूं अग्रीमेंट में और कॉन्ट्रैक्ट में एक फाइन लाइन है. ठीक है, अगर आप उस लाइन को क्रॉस कर लेते हो ना, तो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा. एंड दैट फाइन लाइन इज दिस, एनफोर्सिएबल बाय लॉ. तो पता है बेटा, अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब कहलाएगा when that agreement is enforceable by law. तो याद रखना, अगर कोई अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा. अगर कोई अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है तो याद रखना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा. तो याद रखना, अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में एक फाइन लाइन है. अगर आप उस लाइन को क्रॉस करते हो, देन दैट अग्रीमेंट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट फाइन लाइन इज नोन एज एनफोर्सिएबल बाय लॉ. अब आप पूछोगे सर कि ये एनफोर्सिएबल बाय लॉ का क्या मतलब है? तो जरा हम लिखेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एनफोर्सिएबल बाय लॉ? एनफोर्सिएबल बाय लॉ का मीनिंग है लीगली बाइंडिंग ऑन पार्टीज. लीगली बाइंडिंग ऑन पार्टीज. लिखो पहले, फिर समझाता हूं आपको. एनफोर्सिएबल बाय लॉ का मतलब है लीगली बाइंडिंग ऑन पार्टीज. अच्छा, एक और मतलब लिखो, दैट इज both parties are liable to perform or fulfill. Both parties are liable to fulfill their respective promises. Both parties are liable to fulfill their respective promises. कॉपी कर लो पहले, फिर समझते हैं. कॉपी कर लो बेटा, फिर हम समझते हैं इसे. पूरा केस ये कॉपी करो. चलो बेटा, समझना शुरू करते हैं. बहुत ध्यान से मेरी बात सुननी है. पता है बेटा, मैंने क्या कहा आपको? मैंने कहा अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब बनता है when that agreement is enforceable by law. मतलब there is a fine line between agreement and contract. agreement को अगर कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो it must be enforceable by law. What do you mean by the word enforceable by law? एनफोर्सिएबल बाय लॉ का अगर टेक्निकल मीनिंग आप देखोगे तो टेक्निकल मीनिंग तो है लीगली बाइंडिंग ऑन पार्टीज. मैं आपको थोड़ा सा लेमैन लैंग्वेज में समझाऊंगा, ध्यान से समझना. व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड लीगली बाइंडिंग ऑन पार्टीज?
अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी आपको बताया था ऊपर कि जो दोनों पार्टीज हैं वो एक दूसरे से कुछ बताओ बेटा क्या करती हैं, प्रोमिसेस करती हैं। लॉ कहता है यू आर बाउंड बाय द प्रोमिसेस यू हैव मेड। दोबारा बोल रहा हूं मैं, लॉ कहता है यू आर बाउंड बाय द प्रोमिसेस यू हैव मेड। मतलब यू आर लायबल टू फुलफिल योर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस। मुझे एक बात बताओ, ए ने क्या प्रॉमिस करा था? मुझे बताओ, ए ने बी से क्या प्रॉमिस करा था कि वो बी को अपनी कार बेचेगा, कितने की? 5 लाख की। लॉ कहता है ए को तुमने बी से प्रॉमिस करा है कि तुम अपनी कार बी को बेचोगे 5 लाख रुपए की। तो याद रखना, ये प्रॉमिस तोड़ना नहीं है, इस प्रॉमिस को फुलफिल करना है। ठीक है, यू आर बाउंड बाय द प्रॉमिस दैट यू हैव मेड। आपको अपना प्रॉमिस फुलफिल करना पड़ेगा। यू आर लायबल टू फुलफिल द प्रॉमिस यू हैव मेड। ऐसी मेरे को बताओ, बी ने भी एक प्रॉमिस करा था कि वो एक ही कार परचेज करेगा, कितने की? 5 लाख की। लॉ बी से भी कह रहा है यू आर बाउंड बाय द प्रॉमिस यू हैव मेड। तुम्हें अपना प्रॉमिस फुलफिल करना पड़ेगा, तुम्हें एक ही कार खरीदनी पड़ेगी 5 लाख रुपए की। तो पता है बेसिकली लॉ दोनों के ऊपर ना, ए के ऊपर भी और बी के ऊपर भी एक ऑब्लिगेशन फिक्स कर रहा है। लॉ ए के ऊपर भी और बी के ऊपर भी बेटा क्या फिक्स कर रहा है? एक ऑब्लिगेशन फिक्स कर रहा है। लॉ ए से भी और लॉ बी से भी कह रहा है अपने प्रोमिसेस को फुलफिल करना है, और बी से भी कह रहा है अपने प्रोमिसेस को फुलफिल करना है। यू बोथ आर बाउंड बाय द प्रॉमिस यू हैव मेड। आपको अपने प्रोमिसेस फुलफिल करने पड़ेंगे। अच्छा, व्हाट इफ कोई पार्टी अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं करती है? पक्का? तो उस केस में क्या होगा, जिस पार्टी ने प्रॉमिस फुलफिल नहीं करा है, दूसरी पार्टी उस पार्टी को कोर्ट में जाके क्या कर सकती है? स्यू कर सकती है। या आप कह सकते हो वो पार्टी जिसने डिफॉल्ट कमिट करा है उस पार्टी पे लीगल एक्शन ले सकती है। दिस इज नोन एज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो मुझे एक बात बताओ, बाय चांस ए ने प्रॉमिस करा था कि मैं अपनी कार बेचूंगा 5 लाख रुपए की, उसने अपना प्रॉमिस तोड़ा, तो बी के पास क्या राइट है? वो एक ए के खिलाफ कोर्ट में जाके लीगल एक्शन ले सकता है। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली बी ने अपना प्रॉमिस तोड़ा, तो ए के पास ये राइट है कि ए बी के ऊपर कोर्ट में क्या ले सकता है बेटा? लीगल एक्शन ले सकता है। ये मतलब है आपके वर्ड एनफोर्सिएबल बाय लॉ का। तो मैं एक बार सम अप करता हूं, फिर आगे चलते हैं। एनफोर्सिएबल बाय लॉ का क्या मतलब हुआ? एनफोर्सिएबल बाय लॉ का मतलब होता है, लॉ कह रहा है आपसे यू आर बाउंड बाय द प्रॉमिस यू हैव मेड। मतलब आप दोनों अपने अपने प्रोमिसेस को फुलफिल करने के लिए लायबल हो। अगर किसी पर्सन ने अपना प्रॉमिस तोड़ा, तो दूसरे पर्सन के पास यह राइट है कि वो उस पर्सन को कोर्ट में ले जा सकता है और उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता है। तो याद रखना, अगर कोई अग्रीमेंट, मैंने क्या कहा? अगर कोई अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ है, तभी बताओ बेटा वो क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट। नहीं तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। चलो कॉपी कर लो इसे। मेरे ख्याल से आपको मतलब क्लियर हुआ अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच का। कॉपी कर लो। फिर एक बात और लिखते हैं,
चलो बेटा, इसमें ना एक चीज मैं आपको और लिखवा रहा हूं, वो मेरे साथ साथ ना बेटा लिखनी है। नोट, नोट लिखना। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर agreements but all agreements are not contracts. All agreements are not contracts. उसने क्या कहा, सुनो सुनो, उसने कहा all contracts are agreements but all agreements are not contracts. आपको मुझे ये बताना है ये टर्म ट्रू है या ये टर्म, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। आपको मुझे ये बताना है। क्या कहते हो बताओ? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स। ये देखो, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। मुझे तो ये स्टेटमेंट ना ट्रू लगती है। क्यों ट्रू, क्यों, बात समझना। मुझे एक बात बताओ, उसने कहा ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट, मतलब पता है क्या? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कभी ना कभी अग्रीमेंट तो रहा ही होगा ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए, यहां पर देखो, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट शर्त क्या है? वो अग्रीमेंट होना चाहिए। अगर अग्रीमेंट ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट की तो बात ही नहीं आती ना। कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट शर्त यही है कि अग्रीमेंट होना चाहिए। तो मेरी एक बात सुनो, हर कॉन्ट्रैक्ट, हर कॉन्ट्रैक्ट कभी ना कभी अग्रीमेंट तो रहा ही होगा, लेकिन हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। सुनो, हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ऐसा क्यों? सिर्फ वही अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा विच इज, बताओ, विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो याद रखना, सिर्फ वही अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अगर कोई अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है तो वो अग्रीमेंट तो है, लेकिन बेटा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो याद रखना, सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारे कॉन्ट्रैक्ट कभी ना कभी अग्रीमेंट तो रहे ही थे, लेकिन सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। सिर्फ वही अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं विच आर एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो ये स्टेटमेंट बताओ ट्रू है या ये स्टेटमेंट फॉल्स है? बेटा ये स्टेटमेंट आपकी हो जाएगी ट्रू, ये स्टेटमेंट आपकी हो जाएगी ट्रू। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है कई बार ना ये स्टेटमेंट एग्जाम में। तो याद रखना, सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारे कॉन्ट्रैक्ट कभी ना कभी अग्रीमेंट तो थे ही, लेकिन सारे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। सिर्फ वही अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं विच आर एनफोर्सिएबल बाय लॉ। समझ आया बेटा सबको? चलो आओ देखो। अच्छा, मैं आपको ना अब ये डेफिनेशन एक बार रीड करवा रहा हूं, देखो। अच्छा, डेफिनेशन क्या है अग्रीमेंट की, देखना। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। कंसिडरेशन वर्ड का मतलब पता है क्या होता है? ये आप आगे पढ़ोगे भी। इन रिटर्न, हिंदी में बोलूं तो बदले में। तो पता है इसका मतलब क्या हुआ? वेन, सुनो, वेन
one promise when one promise is exchanged when one promise is exchanged for another promise, it becomes an agreement. तो when जब एक प्रॉमिस के बदले में दूसरा प्रॉमिस दिया जाता है, तो बताओ उसे हम क्या कहते हैं? अग्रीमेंट। तो आप इसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, व्हेन वन प्रॉमिस इज एक्सचेंज्ड फॉर अनदर प्रॉमिस इट बिकम्स एन अग्रीमेंट। ठीक है, पहले इतना कॉपी कर लो, फिर आपको लिखवाता हूं मैं। तो पता आप इसे और कैसे लिख सकते हो? इसे आप और कह सकते हो, व्हेन वन प्रॉमिस इज exchanged for another promise, it becomes an agreement। तो याद रखना, जब एक प्रॉमिस के बदले में दूसरा प्रॉमिस दिया जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं बेटा? अग्रीमेंट। और ये तो मैंने आपको बताया ही था, अग्रीमेंट दो चीजों से मिलकर बनता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो याद रखना, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज योर अग्रीमेंट। अच्छा, फिर कॉन्ट्रैक्ट का भी हमने मीनिंग किया था, एनी अग्रीमेंट। क्या बेटा बताओ? एनी अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। तो कोई भी अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट दो चीजों से मिलकर बनता है। कौन कौन सी दो चीजों से? अग्रीमेंट होना चाहिए, ये तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट शर्त है। दूसरी बात, इट मस्ट बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ठीक है, तो अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिएबल बाय लॉ बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ये नीचे जो एग्जांपल दिया है वही सेम है, देखो। ए अग्रीज टू सेल हिज कार टू बी फॉर ₹5 लाख। तो ये बताओ किसका प्रॉमिस है? ये ए ने प्रॉमिस करा कि मैं अपनी कार बी को बेचूंगा 5 लाख रुपए की। 20 promise to pay ₹5 lakh to A is in consideration for A's promise to sell his car to B। तो A ने प्रॉमिस करा है कि मैं अपनी कार B को बेचूंगा और B ने प्रॉमिस करा है कि मैं 5 लाख रुपए A को पे करूंगा। तो ये 5 लाख रुपए देना, ये किसका प्रॉमिस है? ये है प्रॉमिस ऑफ B और ये है प्रॉमिस ऑफ A। तो मुझे बताओ, ए ने क्या प्रॉमिस करा है? मैं अपनी कार बेचूंगा 5 लाख की। बी ने प्रॉमिस करा है मैं तेरी कार खरीदूंगा 5 लाख की। तो व्हेन टू प्रोमिसेस आर एक्सचेंज्ड फॉर ईच अदर इट बिकम्स एन अग्रीमेंट। और फिर उसने बेटा अगली लाइन में क्या कहा है? हाउएवर if such agreement is enforceable by law then such agreement will be termed as contract। और अगर ये अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ है, एनफोर्सिएबल बाय लॉ का मतलब डिटेल में हमने किया, तो अगर ये अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ है देन इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अच्छा अभी ना ये डिफरेंस जो है अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के, ये अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मैं बाद में बताऊंगा जब पढ़ना होगा। अब ना अगले एक टॉपिक पे आते हैं, छोटी छोटी एक दो बातें हम आज और डिस्कस करेंगे। अच्छा सुनो, कौन सी बात? असेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पता है वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है किसी भी अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट अगर बनना है तो कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से एलिमेंट्स
उसे फुलफिल करने पड़ेंगे। मैंने क्या कहा? अगर आप अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो तो उस अग्रीमेंट को इन असेंशियल एलिमेंट्स को बेटा फुलफिल करना पड़ेगा। तभी बताओ वो अग्रीमेंट क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट। तभी वो अग्रीमेंट बताओ बेटा क्या होगा? एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अगर इन असेंशियल एलिमेंट्स में से एक भी असेंशियल एलिमेंट पूरा नहीं होता तो याद रखना वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होगा। तो याद रखना, किसी भी अग्रीमेंट को अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो तो आपको इन असेंशियल एलिमेंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा, तभी वो क्या होगा? एनफोर्सिएबल बाय लॉ। क्या क्या है? दो छोटे छोटे पॉइंट्स हम आज करेंगे। देखो, क्या है पहला? दो पार्टीज, टू पार्टीज। क्या कहा है उसने? वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, अग्रीमेंट बनाने के लिए यू नीड एटलीस्ट दो पार्टी। कोई भी पर्सन खुद के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। मैं खुद ही के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता हूं, अग्रीमेंट में एंटर हो सकता हूं? नहीं। अग्रीमेंट बनाने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपको कम से कम दो पार्टीज चाहिए। एक वो जो ऑफर दे और दूसरी वो जो ऑफर का एक्सेप्टेंस दे। ठीक है? A contract involves at least two parties, one party making the offer। तो एक पार्टी क्या दे? ऑफर। एंड द अदर पार्टी एक्सेप्टिंग इट, यानी दूसरी पार्टी उस ऑफर का क्या दे? बताओ बेटा, एक्सेप्टेंस। तो आपको एटलीस्ट कितनी पार्टी चाहिए? दो। एक वो जो ऑफर दे और दूसरी वो जो ऑफर को एक्सेप्ट करे। फिर देखो, एग्जाम्पल दिया है मैंने एक। इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल का कॉन्ट्रैक्ट है, देयर मस्ट बी टू पार्टीज। कौन कौन सी दो पार्टी? एक तो सेलर होना चाहिए और एक बायर होना चाहिए। अ पर्सन कैन नॉट बाय हिज ओन गुड्स। क्या मैं खुद ही को गुड्स बेच सकता हूं? क्या मैं खुद ही से गुड्स खरीद सकता हूं? नहीं। आपको एटलीस्ट दो पार्टीज तो चाहिए ना। एक सेलर चाहिए और दूसरी पार्टी बेटा आपको बायर चाहिए। ठीक है? ये तो हो गया पहला एसेंशियल एलिमेंट। तो मुझे बताओ, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए आपको कम से कम दो पार्टीज चाहिए। एक जो ऑफर दे, दूसरी जो ऑफर का एक्सेप्टेंस दे। कोई पर्सन खुद ही के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता। अच्छा, अगली बात तो बहुत डिटेल में हम कर चुके हैं। मुझे बताओ, कॉन्ट्रैक्ट बाद में बनता है बेटा, पहले तो क्या बनेगा? अग्रीमेंट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पहली शर्त तो क्या है? अग्रीमेंट होना चाहिए। जब तक अग्रीमेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट की तो बात ही नहीं आती। तो एन अग्रीमेंट इज द मोस्ट असेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मोस्ट असेंशियल एलिमेंट कौन सा होता है? अग्रीमेंट। बिना अग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट बनना पॉसिबल ही नहीं है। और एन अग्रीमेंट इज एन आउटकम ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। और ये अग्रीमेंट कैसे बनता है? जब एक पार्टी क्या देती है? ऑफर। और दूसरी पार्टी उसके ऑफर को क्या करती है? एक्सेप्ट। तब बेटा क्या बनता है? अग्रीमेंट। मेरे ख्याल से बच्चे सारी बात समझ आई। पक्का आज इतना ही करेंगे, क्योंकि सी पॉइंट जो है ना वो थोड़ा सा लेंथी है, वो मैं कल आराम से आपको समझाऊंगा। फिलहाल मेरी एक रिवीजन करेंगे, हमने आज क्या क्या पढ़ा, मेन मेन बातें। हमने अग्रीमेंट का मतलब पढ़ा। मैंने क्या कहा? व्हेन टू प्रोमिसेस आर एक्सचेंज्ड फॉर ईच अदर इट बिकम्स एन अग्रीमेंट। आप कह सकते हो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बिकम्स एन अग्रीमेंट। अच्छा, फिर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनता है? मैंने कहा देयर इज अ फाइन लाइन
between agreement and contract, and that fine line is enforceable by law. अगर कोई agreement enforceable by law है तो वो contract बनेगा, अगर कोई agreement enforceable by law नहीं है तो वो agreement ही रहेगा, वो contract नहीं मिलेगा. What do you mean by the word enforceable by law? Enforceable by law का मतलब है, law कहता है आपसे you are bound by the promise that you have made. मतलब आप लायबल हो अपने प्रोमिसेस को पूरा करने के लिए. तो ए ने प्रॉमिस करा था कि वो अपनी कार बेचेगा, बी ने प्रॉमिस करा था कि वो कार खरीदेगा 5 लाख की. दोनों पार्टीज अपने अपने प्रोमिसेस से क्या हैं? बाउंड. दोनों में से अगर एक भी डिफॉल्ट कमिट करता है, अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करता है, तो दूसरी पार्टी के पास ये राइट है कि वो उस पार्टी को स्यू कर सकती है, उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकती है. पक्का? ये हमारा अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट हो गया. फिर मैंने आपको शुरू कराए थे बेटा असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. उसमें मैंने क्या कहा? सिंपल दो एसेंशियल एलिमेंट. किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए यू नीड एटलीस्ट 2 पार्टी, है ना. मैं खुद ही के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता, आपको कम से कम 2 पार्टी चाहिए ना. एक वो जो ऑफर दे और दूसरी वो जो ऑफर को एक्सेप्ट करे. अच्छा, दूसरा एसेंशियल एलिमेंट बेटा कौन सा पढ़ा हमने? अग्रीमेंट. ये तो बात मेन है. कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले उसका अग्रीमेंट बनना जरूरी है. अगर अगर अग्रीमेंट है तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ना. अगर अग्रीमेंट ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट की तो बात ही नहीं आती. और कैसे बनता है अग्रीमेंट? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. मेरे ख्याल से बच्चे हमने आज जितना किया, ज्यादा मैंने नहीं कराया है आपको, जितना करा क्लियर हुआ सबको? ठीक है, चलो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं. थैंक यू. और जरूर याद से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इस इन नोट्स का, डाउनलोड वहां से जरूर कर लेना. ठीक है, थैंक यू.